देखो जी, इसके बाद हमने जो बात की थी लास्ट सेशन में, उसमें क्या पढ़ा हमने कि कौन कौन से न्यूक्लियस हमारे एनएमआर एक्टिव होंगे। ठीक है ना। तो अब हमें केवल उन न्यूक्लियस के लिए करनी है जो केवल एनएमआर एक्टिव होंगे। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि कौन से न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव होंगे और कौन से एनएमआर इनएक्टिव। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से लगेगा। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसके बाद, मतलब हम क्या पढ़ते हैं इसके बाद, प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर। ठीक है ना। इसमें क्या पढ़ते हैं जी, प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर में, मतलब एनएमआर जो है ना वो एक्चुअल में काम कैसे करता है, मतलब क्या टेक्नोलॉजी होती है, क्या प्रोसीजर, मतलब क्या मेथड होता है कि एनएमआर के अंदर जो है, मतलब किस तरह से एनएमआर इंस्ट्रूमेंट काम करता है। तो यहाँ पे मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, और उस मैग्नेट के मतलब अंदर हम जो है एक न्यूक्लियस रखते हैं। न्यूक्लियस से मतलब एटम रखेंगे। ठीक है ना। मतलब एनएमआर के अंदर क्या होता है, सबसे पहली चीज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का मतलब होता है न्यूक्लियस का न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, मैग्नेटिक, अरे क्या हो रहा है, लिखा नहीं रहा, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रेजोनेंस। और रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, मैचिंग ऑफ टू फ्रीक्वेंसी, मैचिंग ऑफ टू फ्रीक्वेंसी। यानी कि जब दो फ्रीक्वेंसी आपस में मिल जाती है ना, देखो, जैसे मान लिया सपोज करो दो लोग एक साथ गा रहे हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि अगर आगे पीछे गा रहे हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, तो क्या होगा, उनकी आवाज थोड़ी सी कम रहेगी, इंटेंसिटी कम रहेगी। बट जैसे ही उनका जो साउंड आवाज जो वो गा रहे हैं, अगर वो एकदम सेम सेम टाइम पे सेम ही वर्ड बोल लें, तो क्या होगा, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच कर जाएगी, और वो जो वॉइस होगी उसकी एक तरह से मतलब क्वालिटी है, या हम कहें उसकी जो मतलब आवाज जो है ना वो बढ़ जाएगी, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी वो, क्योंकि वो दोनों फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच हो चुकी है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही काम होता है कि जब दो फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ मैच करती है, तो एक फ्रीक्वेंसी दूसरे को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक। तो यहाँ पे होता क्या है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एक मैग्नेट होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और उसके अंदर हम कोई भी ऐसा सैंपल लेते हैं जो कि एनएमआर एक्टिव हो। सैंपल लेने का मतलब क्या है कि सैंपल हम लेंगे ही वो जो एनएमआर एक्टिव होगा, या कह सकते हैं कि हम इंफॉर्मेशन निकाल ही उसी एलिमेंट के, उस एटम के उस इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो खुद एनएमआर एक्टिव हो। और मेनली जो हमारे लिए ज्यादा कॉमन है, उसमें हम यूज करते हैं 1H1 और 6,6C13। यानी कि हम दो तरह के एनएमआर यूज करते हैं, एक हाइड्रोजन एनएमआर, इसको हम प्रोटॉन एनएमआर भी बोलते हैं, और एक कार्बन 13 एनएमआर। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में केवल 1H एनएमआर है, तो आपको केवल हाइड्रोजन का एनएमआर पढ़ना है। ठीक है। तो जी होगा क्या, अब ये बात समझो। तो जब हम किसी भी न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं, और उस न्यूक्लियस के पास आई जो है वो नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 1/2 हो या 1 हो। ठीक है। तो वे न्यूक्लियस जिनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी कि जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है वो नॉन जीरो होगा, यानी कि जीरो नहीं होगा, वे सब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, या जब हम उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो वे न्यूक्लियस जो होंगे वे न्यूक्लियस प्रीसेस करने लगते हैं। क्योंकि अगर मैग्नेटिक मोमेंट है तो उनका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, यानी कि इनका जो मैग्नेटिक फील्ड इस पर लगता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। या इसको मैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकता हूँ, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जब मैं इसको किसी न्यूक्लियस के ऊपर अप्लाई करता हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बाहर तो जाएगा नहीं क्योंकि हमने इसको बीच में रोक लिया है, दोनों तरफ से अप्लाई कर रखा है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर प्रीसेस करने लगेगा। प्रीसेस करने का मतलब क्या है, यहाँ पर घूमने लगेगा। और असल में हम ये जो घूमता है ना, और जब कोई चीज घूम रही है तो उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। और असल में जब ये घूमता है ना, तो ये जो न्यूक्लियस है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड
किसी एक्सिस पे बेंट होकर मोशन करती है इस तरह से, यानी कि ये ऐसा। आवाज कट रही सर। मेरी आवाज कट रही है? सभी को कट रही हम्म। है? एक सेकेंड। हाँ जी, अंशुमन आवाज कट रही है मेरी? नहीं सर, यहाँ तो नहीं कटी। अच्छा, वो क्या नाम है, सलोनी, आई थिंक तेरे नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो हो सकता है। अभी ठीक है ना, आ रही है अभी? हाँ अब आ गई। ठीक है, ओके। ये थोड़ा नेटवर्क को मैनेज क्या करना बोला पड़ेगा था सर आपको। आपने? हाँ, मैं बता रहा हूँ दोबारा से। आपको थोड़ा सा इसके लिए नेटवर्क को मैनेज करना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे जो सूरज होता है, सन, उसके सराउंडिंग में अर्थ जो है, वो उसके सराउंडिंग में क्या करती है, ऐसे मोशन करती है, ठीक है ना। और ये जो हम पढ़ते हैं, ये ऐसा नहीं है कि जो अर्थ है वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे मोशन करती है। ऐसे नहीं करेगी, 90 डिग्री के एंगल पे नहीं करेगी, क्योंकि जो अर्थ होती है ना, वो हमारी बेंट रहती है। जो उसकी एक्सिस होती है ना, अपनी एक्सिस से 23 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे, ठीक है। तो ये जो ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस भी जब मोशन करता है ना, तो आपने कभी देखा हो, जैसे लट्टू होता है, लट्टू, लट्टू कुछ इस तरह का लट्टू चलाए होंगे। लड़कियों ने तो चलाए ना होंगे शायद, ये चलाए? देखे तो हैं। देखे हैं, चलो वो भी ठीक है। तो देखे हैं तो ध्यान से भी देखा होगा, वो भी जरूरी है। तो होता क्या है, जब लट्टू से घूमता है ना, तो अब एक बात समझो, जब वो अपनी टॉप स्पीड पे होता है ना, तो वो बड़ी तेज घूमता है बिल्कुल स्टोच पे। बट जब वो रुकने वाला होता है, तो रुकने से पहले क्या होता है, वो ऐसे डोलने लगता है, मतलब वो सीधा एक्सिस पे ना घूम के वो थोड़ा सा बेंट होने लगता है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। मतलब अपनी एक्सिस से वो थोड़ा सा लुढ़कने लगेगा। जैसे कि जो उसकी ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस सीधी ना होके फिर वो कुछ ऐसा होकर घूमने लगेगा, मतलब इस तरह से। बात समझ में आ रही है कुछ? हाँ जी। हम्म। इमेजिन करो, जब यस सर। लट्टू गिरने वाला होता है, तो इसीलिए हम जो लट्टू की जो मोशन होती थी ना, टॉप की जो मोशन होती थी, जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम बोलते थे प्रीसेशनल मोशन, ठीक है ना। प्रीसेशनल मोशन, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये, प्रीसेशनल मोशन, ठीक है। तो ये जो प्रीसेशनल मोशन है, हम इसको इसलिए प्रीसेशनल मोशन बोलते थे, क्योंकि जो लट्टू की गति होती थी ना, उसको हम प्रीसेशनल मोशन, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ रहे हो ना आप, जितने चक्कर वो लगाती थी, दैट इज प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अपनी एक्सिस पे बिल्कुल स्ट्रेट मोशन नहीं करेगा, स्ट्रेट फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो बिल्कुल इस लट्टू की तरह वो फ्रीक्वेंसी उसकी होती है, इस लट्टू की तरह वो मोशन करता है। इसीलिए इस न्यूक्लियस की जो फ्रीक्वेंसी होगी इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी पर वो घूमता है, उसको मैं बोलता हूँ प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, पीएफ। बात समझ में आई है सभी को? सभी मुझे बताएं एक बार, सभी को समझ में आई ये चीज? यस सर। ठीक है। तो ये तो रही बात इसकी कि जो ये आपका न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इस तरह से मोशन करने लगता है, जिसको हम बोलते हैं प्रीसेशनल मोशन। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी को उसको हम बोलते हैं प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम और होता है, ये जो न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस पर जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है ना। न्यूक्लियॉन्स है, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियॉन्स है ना, इन न्यूक्लियॉन्स का मैंने आपको बताया, ये इनका अपना अलग अरेंजमेंट होता है। कुछ का स्पिन क्लॉकवाइज होगा, कुछ का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, तो होगा क्या कि ये मैग्नेटिक फील्ड जब न्यूक्लियस के अंदर इंटरेक्शन करता है, तो अंदर जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, उनकी जो स्पिन है, जब वो उनकी स्पिन के साथ इंटरेक्ट करता है इंडिविजुअली, तो होगा क्या, कुछ न्यूक्लियॉन्स को, यानी कि कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, तो वो रिपेल करता है, यानी कि कुछ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, और कुछ का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की डायरेक्शन में हो जाएगा। समझ रहे हो? तो जब मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की डायरेक्शन में होता है, तो इसको बोलते हैं हम रीइंफोर्स, मतलब वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। और अगर उनका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करता है, तो उसको बोलते हैं हम कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक दूसरे को अपोज कर रहा है। तो अपोज करने की स्थिति में जो जिन न्यूक्लियॉन्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अपोज करता है, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और जिनको वो रीइंफोर्स करता है, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। यानी कि जो इसके अंदर पार्टिकल्स थे, वो दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। एक हम बोल देंगे ग्राउंड स्टेट, एक हम बोल देंगे एक्साइटेड स्टेट। ये बात आपको समझ में आई? ठीक।
तो कुछ पार्टिकल्स तो क्या होंगे आपके ग्राउंड पार्टिकल्स, मतलब कुछ न्यूक्लियस तो आपके ग्राउंड स्टेट में जाएंगे और कुछ आपके जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है ना। फिर क्या होता है, अब यहाँ पर दो चीजें हुई हैं, ये बात समझो। ये जो न्यूक्लियस था ये आपका प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी यानी कि घूम रहा था, ठीक है। और दूसरा उसी कंडीशन में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसने दो काम करे कि जो इसके अंदर पार्टिकल्स थे, इसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स थे, उसने उनको दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट करा दिया। क्यों? क्योंकि कुछ पार्टिकल्स के जो अलग अलग स्पिन है, जैसा आप देखते हो ना इलेक्ट्रॉन्स का, किसी का क्लॉकवाइज किसी का एंटी क्लॉकवाइज, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी को अपोज करेगा और किसी को रीइंफोर्स करता है। तो जब वो दो एनर्जी लेवल में जब वो स्प्लिट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, अब इस एनएमआर इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स यूज करते हैं, रेडियो वेव। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, रेडियो वेव। जैसा आपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या यूज किया था, यूवी रेडिएशन, आईआर में क्या किया था, आईआर रेडिएशन। तो ऐसे ही एनएमआर के अंदर हम यूज करते हैं रेडियो वेव्स। तो यहाँ पे हम इसी के साथ में, मतलब एनएमआर इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स भी रखते हैं। और वो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स रेडिएशन को अप्लाई करता है उस न्यूक्लियस के ऊपर जब वो घूमता रहता है। तो अब जिस फ्रीक्वेंसी से ये जो न्यूक्लियस है ये घूम रहा है, ये न्यूक्लियस उसी फ्रीक्वेंसी को रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स से एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि दो फ्रीक्वेंसी मैच जब करेंगे जब वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। देखो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जब हमने इसके ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसी डाल दी, तो जो फ्रीक्वेंसी इसकी होगी उसी सेम फ्रीक्वेंसी को ये रेडियो सोर्स से, रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स से एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स है, रेडियो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, ये रेडियो वेव का मतलब क्या है, एक लाइट। लाइट का मतलब क्या है, एनर्जी। तो जब वो लाइट इसको ये एब्जॉर्ब करेगा तो इसके अंदर जाएगी, अंदर जाएगी तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियॉन्स ग्राउंड स्टेट में थे वो एक्साइटेड होकर के, यानी कि उस एब्जॉर्ब लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांजिशन, ठीक है ना। और हम ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हुई है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ये है जी इसमें। अब बताओ ये बात आपको समझ आई यहाँ तक का? ये था प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें से क्वेश्चन भी आवे? नहीं, इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, ये केवल समझने के लिए है कि एक्चुअल में एनएमआर होता क्या है और कैसा वो काम करता है। और फिर अब इसके आगे हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात ये? सर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ जी बोलो। सर ये जो जैसे हमने अप्लाइड करी जो अपनी क्या कहते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जब वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ वो करता है यानी इंटरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्शन होती है तो जो अपोज